नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। पहले स्क्रीन पर ले आइए हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। कल शाम में हमने एक कार्यक्रम किया था कि एफआईआर का वक्त आ गया है ज्ञानेश कुमार। उस कार्यक्रम में उस वक्त तक की जो भी हैपनिंग्स थी, अपडेट्स थी, हमने दी थी, लेकिन गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी। अब गाड़ी कहाँ आगे बढ़ी है, कौन ड्राइवर है, कौन कंडक्टर है और कौन खलासी है, ये हम बता नहीं सकते। कई वजह होती हैं, क्योंकि जो एफआईआर करवाने की कोशिश में है वो लोग बहुत कमजोर लोग हैं, और जिन पर एफआईआर होने वाली है, जो टारगेट पर हैं, फर्जीवाड़े में फंसने वाले, वो बहुत ताकतवर। इसलिए अभी ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी छोड़ दीजिए। लेकिन बड़ी खबर ये है, जो अपडेट है, कि ज्ञानेश कुमार की टीम ही चुनाव आयोग के अनवरत जो लगातार जारी है फर्जीवाड़े, उनका सबूत रखेगी। अब ज्ञानेश कुमार की टीम में कौन है, ऐसा कौन है कि जो चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े का सबूत देगा? वो कोई एक दो नहीं है, उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में है। और हजारों में नहीं, अगर पूरे देश में आप जाएंगे तो लाखों में। वो देंगे सब। एफिडेविट मांग रहे थे ना, लाखों सब। बस ये है कि इस पूरे प्रोसेस को बड़े सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है, और थोड़ा हिम्मत से करने की जरूरत है। अब प्रोसेस शुरू तो हो चुका है, लेकिन सावधानी और हिम्मत कितनी दिखा पाते हैं टीम राहुल के लोग, क्योंकि वहां उनसे थोड़ा सा ज्यादा चौकन्ना हम लोग रहते हैं। वो अंतिम पायदान पर आकर के, मतलब जब सीढ़ी बिल्कुल आखिरी एक कदम रखने पर सीढ़ी पे, छत पे पहुंचना हो, तो वहीं से वो सीढ़ी तोड़ देते हैं, वहां से गिरते हैं, नाक मुंह सब फोड़वा लेते हैं। तो यही खतरा है, इसीलिए हम भी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का मामला हम इसे नहीं मान रहे हैं ना, राहुल का मामला। हमारे लिए ये संविधान, लोकतंत्र और चुनावी लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं, चुनावी लोकतंत्र का सवाल है। इसलिए हम सावधानी बरत रहे हैं। राहुल और कांग्रेस के लिए कभी नहीं सावधानी बरतते। वेणुगोपाल, जयराम से लेकर के सबका नाम लेकर के बताते हैं। इसके अलावा जो हमने कल कहा था, दरअसल राहुल ने जो बोला, बोलने के बाद हमने चर्चा की थी कि अब सिद्धारमैया, शिव कुमार क्या करते हैं। अगला स्टेप शुरू हो चुका है, एफआईआर की तैयारी हो गई है। और अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कहते हैं ना प्रोसेस कंप्लीट होना, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो मोदी और शाह का भांडा फूट जाएगा। मामला सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, हम आपको थोड़ा और आगे ले चले। आज मध्य प्रदेश में कमरा दर्शन करवाएंगे। ये कमरे जो है, एक एक कमरे में एक एक देश बसाने की जो कला डेवलप की है मोदी के इकोसिस्टम ने चुनाव आयोग से मिलकर के, इसका भांडाफोड़ जरूरी है। तो पहले मैं वही खबर, हालांकि उस खबर को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिमाइंडर के लिए आपको खाली दिखा देते हैं। राहुल गांधी आस्क्ड कर्नाटका गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट वोट फ्रॉड इन महादेवपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। राहुल गांधी ने कहा है कि महादेवपुरा विधानसभा में जो वोट फ्रॉड हुआ है, अब उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जाए। और किससे कहा? अपने ही मुख्यमंत्री से। टाइम लगेगा मगर पकड़ेंगे। राहुल गांधी वांट्स टू एक्सपोज पोल थेफ्ट बाय बीजेपी। इसमें भी बात वही है। हटा दीजिए, सिर्फ रिमाइंडर के लिए था। अब हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, वो जो हजारों, लाखों, सैकड़ों, मैंने बहुत पहेली बुझा दी है। कई बार दर्शक कहते हैं पहेलियां ज्यादा आप कर देते हो। जरा खोल दिया जाए उनको, ये बीएलओ से लेकर के पूरी चेन खोला जाए, फिर मैं भी बताता हूँ इसमें कुछ क्या है इंफॉर्मेशन। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को और सारे दर्शकों को रक्षाबंधन की आपको पूरी टीम को बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये बहन भाई का प्रेम सदा बना रहे। जो आपने बात कही कर्नाटका की, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और कल रात से पूरे की पूरी जो लीगल टीम है कर्नाटक सरकार की समेत एसजी के, उस पर सारे का जबरदस्त विचार विमर्श चल रहा है कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो इसमें आगे बढ़ने के उनको दो रास्ते सुझाए गए हैं कि बेसिकली ये जो जांच रहेगी, क्योंकि जो सबूत और सारी चीजें आपके पास है कंक्रीट, वो केवल महादेवपुरा की। तो महादेवपुरा में एक एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है और वो एफआईआर दर्ज होगी अननोन के खिलाफ।
अननोन के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज होगी कि उसका जो जो भी चीजें आती जाएंगी, जैसे बीएलओ ने किसी ने क्या किया, उसकी संदिग्ध है, आपके डबल एपिक है, आपकी संदिग्ध है, आपका एड्रेस गलत है, वो गलत है, जो मतलब 5 कैटेगरीज के फ्रॉड हुए हैं जो राहुल गांधी ने जिनका मेंशन किया, तो वो सारे कवर हो जाएंगे उसमें। उसमें कुछ की जिम्मेदारी वोटर पे आएगी, जैसे ये खेल किया है 4 जगह वोटर कैसे है उसका, एक वो पक्ष, और वो इसमें कई इसके जो है ना कई कौन है, कई एंगल है इसके अंदर। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था वहां पे, तो उन्होंने बताया कि साहब अकेला आइसोलेशन में ये नहीं, एक बहुत ब्रॉड केस बनेगा ये, हर एक मामले में अलग अलग, इसलिए ओपन एफआईआर करेंगे अज्ञात के खिलाफ। और उसमें ये होगा कि मान लीजिए 0 एड्रेस के तमाम घर हैं, हाउस नंबर 0, पिता के नाम सारे आपने देखे जिस तरीके के नाम है, फर्जीवाड़ा जो है उसमें हर एक में 420 और फ्रॉड की धाराएं लगेगी। एक तो आशीष चित्रांशी या मैंने या किसी ने फ्रॉड से वोट बनवाया, गलत एड्रेस पे बनवाया, इनकम्प्लीट डिटेल्स पे बनवाया, एक तो वो पार्टी है। और फिर जिस बीएलओ ने इसको अप्रूव किया, उस बीएलओ का सुपरवाइजरी अफसर कौन था, एआरओ, और ओवरऑल सुपरिटेंडेंस किसकी थी, आरओ की। तो ये पूरी की पूरी जो चेन ऑफ कमांड है, ये सारे के सारे इसमें आते जाएंगे। और आपको पता है हिंदुस्तान में पुलिस और जो जांच एजेंसियां वो कैसे जांच करती है। एक को पकड़ा, वो 5 मिनट में ये बता देगा कि साहब फलां से लिस्ट आई थी, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। इसको खोलने में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं। तो कर्नाटका पुलिस अभी कानूनी सलाह ले रही है, कर्नाटक सरकार भी ले रही है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि अगले 48 से 72 घंटे में इस मामले में एफआईआर देखने को मिलेगी। अगर एफआईआर हुई तो ये अपनी तरह की पहली एफआईआर होगी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, और उसमें ये जितना भी पूरा इकोसिस्टम है इसको एक्सपोज करने में मुझे नहीं लगता बहुत, क्योंकि एक कंस्टिट्यूंसी का मामला है, संख्या बहुत बड़ी है, 1,02,50, लेकिन जब आप उसके सूत्रधार को पकड़ लेंगे, क्या है, एक बीएलओ को पकड़िए, वही बता देगा जिसकी उसमें जिसके बूथ पर मैक्सिमम जो इस तरह के एड्रेसेस हैं, पकड़ लीजिए एक को, तुरंत बता देगा कि ये कहां से लिस्ट आई थी और कैसे हुआ। जो अजीत अंजुम ने बिहार में दिखाया है वही तो यहाँ पे हुआ है, कि बिना फार्म के, बिना डिटेल्स के। आप ये बताइए ना, 500 घर कैसे हाउस नंबर 0 हो सकते हैं, बताइए आप। एक घर में 80 आदमी की वोट कैसे बनी, बीएलओ की क्या ड्यूटी थी, उसने क्या ड्यूटी निभाई, या वही साइन भी खुद ही करके भरता गया। वो जो भी सिस्टम है, पूरा जो नेक्सस है, और इसको महादेवपुरा तक मत मानिएगा, ये जांच महादेवपुरा की होगी, और इसमें इसकी गाज कहां तक जाएगी उसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, उसके अलावा बिहार में चल ही रहा है लगातार। बंगाल में आपको पता है ममता बनर्जी ने क्या किया था, ममता बनर्जी ने मार्च में वो मामला उठाया था। मार्च में चुनाव आयोग ने बाकायदा बयान जारी करके, मैं चाहूंगा दर्शकों को दिखा दीजिए बंगाल का बयान, जब ममता बनर्जी ने वो बात उठाई। ये देखिए 7 मार्च 2025 का है आशीष भाई, ये इसमें क्या कह रहा है कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है, मेरा और आपका नहीं। कमीशन टू एड्रेस डिकेड्स लॉन्ग इश्यू ऑफ डुप्लीकेट एपिक नंबर्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। 7 मार्च को ये कहा था, और कमीशन ने क्या कहा था, डुप्लीकेट नंबर का जो इश्यू है उसको 3 महीने के अंदर सॉर्ट आउट करेंगे। याद है ना आपको, ये प्रेस नोट। 7 मार्च के 3 महीने कब पूरे होते हैं आशीष भाई, 7 जून को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और आज क्या है, 9 अगस्त। आज तक चुनाव आयोग ने इस पर मुंह खोला क्या, क्यों नहीं खोला, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉर्ट आउट हुई, आप समझ लीजिए। पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, ध्यान रखिएगा इस बात का। ममता ने चोरी पकड़ी थी, उसी चोरी की एक्सटेंशन आपको बेंगलोर में मिली। ममता ने क्या कहा था कि मेरी स्टेट के अंदर हरियाणा के वोटर हैं, दूसरी स्टेट के वोटर हैं। कर्नाटक में आपने क्या पकड़ा, वही तो है। वही श्रीवास्तव बेंगलोर में वोट डाल रहा है, वही श्रीवास्तव लखनऊ में डाल रहा है, वही वाराणसी में डाल रहा है, वही बंबई में डाल रहा है, वो सारी की सारी चीजें पकड़ी गई। तो ये पैन इंडिया फिनोमिना है। ये तो जो आपने महादेवपुरा में पकड़ा है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो यहां पर जो कुछ पकड़ा जाएगा, ये मान करके चलिएगा, जो गणेश कुमार का सो कॉल्ड नया चुनाव आयोग है, या राजीव कुमार जिन चीजों को इन्वेंट करके गए हैं, या सुभाष चंद्रा जो कुछ करके गए हैं, या सुनील अरोड़ा जो कुछ करके गए हैं, वो सारे तार खुलने में अब ज्यादा समय नहीं। अगर कर्नाटक पुलिस ने इस मामले की शिद्दत से जांच कर दी, जो कि करनी पड़ेगी, राहुल गांधी ने कहा है, और सारे सबूत आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में है, आपको जानकर हैरानी होगी, जितने पत्रकार साथी हैं और जितने फैक्ट चेकर्स हैं, पिछले 48 घंटों में, 48 घंटे पहले राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद, हर एक ने उसके फैक्ट चेक किए, हर एक ने। और राहुल गांधी का एक भी फैक्ट अब तक गलत नहीं मिला कहीं, एक भी। दैट इंक्लूड्स आपके जो पमेरियन गए थे उस घर के अंदर जहां पर वोट थे, और एक बीजेपी वर्कर का घर मिला, उन्होंने भी पुष्टि की कि हाँ यही घर है और यहां पर ये वोट बढ़े थे। तो इसमें अब इतने लोग नपेंगे
कि चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता हो सकता है डायरेक्टली इसमें वो ना पड़े, लेकिन उनका जो पूरा सिस्टम जो नीचे तक काम कर रहा था, उसकी चेन ना केवल यहां खुलेगी महादेवपुरा में, बल्कि पूरे देश में खुलेगी, ये मान करके चलिएगा। और जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो अब इनका क्या हाल करेंगी, वो आप केवल कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा 21 जुलाई से सेशन चल रहा है आशीष भाई, आज 9 अगस्त है। हर दिन कोई एक दिन बताइए जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार की एसआईआर पे, चुनाव आयोग के मामले में बहस की मांग विपक्ष ने ना की हो, हाउस के अंदर प्रदर्शन ना हुआ हो, हाउस का कामकाज प्रभावित ना हुआ, उसके बावजूद सरकार किस तरीके से एसआईआर पर चर्चा करने से मना कर दी। चुनाव आयोग, मत भूलिएगा, एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के प्रति जवाबदेह है, संसद के प्रति जवाबदेह है, और 144 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह है। भगवान नहीं है वो। और संसद में उस पर चर्चा क्यों नहीं करा रही सरकार, आप समझ लीजिए। सरकार को आयोग को बचाना है और आयोग को सरकार को बचाना है। आयोग ही सरकार है और सरकार ही आयोग है, इसलिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की स्थितियों को और ज्यादा संदिग्ध बाय द डे बनाया जा रहा है, 48 घंटे में मुझे एक बात बता दीजिए, जो बातें राहुल गांधी ने कही थी, चुनाव आयोग ने उसका पैरावाइज जवाब दे दिया। जवाब बनता था ना, पैरावाइज जवाब दिया, हाँ या ना कहा, ये कहा कि भाई जांच कराओ। और जो कहा कि एफिडेविट दे दीजिए, वो एफिडेविट कब दिया जाता है? ड्राफ्ट रोल की स्टेज पे। चोरी पकड़े जाने पर एफिडेविट कोई नहीं देता। हाँ। तो ये सारी स्थितियां चुनाव आयोग की जो पोजीशन है उसको एक्सपोज कर दिए बुरे तरीके से। जो थोड़ी बहुत विश्वसनीयता बची थी, उसको भी बर्बाद, तबाह और नष्ट करने का काम मोदी सरकार कर रही है। उसको प्रत्यक्ष संरक्षण दे के, नंबर एक। और चुनाव आयोग चुप है, एक शब्द बताइए मुझे उसने बोला हो तो। और सारी भाजपा चुनाव आयोग को बचाने पे लगी हुई है। वही हम्म, जो टिपिकल, चुनाव आयोग खुद को नहीं बचा रहा, आप अपने आप को नहीं हम्म, बचा रहे, मैं आपका अम्ब्रेला हूं, मैं आपकी प्रोटेक्शन हूं। ये स्थिति इस देश के अंदर कभी नहीं। चुनाव आयोग के पास प्रवक्ता है, 3 आयुक्त है, पूरा सिस्टम है, पीआरओ है, सब कुछ है। कुछ तो बोले, एक शब्द नहीं बोला। तमाम स्टेट्स की जो वोटर लिस्टें थी वो डाउन होगी, कैसे होगी? वो अब तक तो नहीं हुई थी, क्यों? तो जितना ये पीछे हटते जाएंगे, उतना ही विपक्ष ऑफेंसिव होता जाएगा। और ये बात अब गली गली और चौराहे तक जाने वाली है। आज आपको पता है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ है, 1942 के बाद जो चलता है साहब। आज कांग्रेस पार्टी अपने हर एक राज्य मुख्यालय और हर जिला मुख्यालय पर जो महादेवपुरा की चोरी है उसको हर जगह दिखा रही है, हर जगह बाकायदा वो लगा करके। और ये सारा काम अब विपक्ष के इंडिया अलायंस के सारे अलायंस करने जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग अगर अब भी सामने नहीं आता है तो कारण तो कुछ होंगे, और बीजेपी उसको क्यों बचा रही है ये भी है। तो जो उसकी साख थी वो नष्ट भ्रष्ट करने का काम जो चुनाव आयोग ने किया है, उतना ही काम भाजपा भी कर रही है, ये मान के चलिए। खैर, अगस्त क्रांति दिवस पर आपने याद दिला दिया है, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो उस दौर में प्रासंगिक था। आज उसको बदल करके वोट चोरों भारत छोड़ो कर देना चाहिए। वोट चोरों भारत छोड़ो, बेईमानों भारत छोड़ो, जनादेश को हाईजैक करने वाले भारत छोड़ो, ये करने की जरूरत है। हालांकि मैं जब चर्चा आपने शुरू की है तो अभी हम मध्य प्रदेश भी चलेंगे। मैं दर्शकों से कहूंगा थोड़ा सा बस साथ रुके, मध्य प्रदेश चलेंगे। उससे पहले मैं एक सीट को फिर से, मतलब एक बूथ के एग्जाम्पल को जिसको आपने हल्का सा टच किया था, फिर से लाना चाहता हूँ चर्चा में। इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि यहीं पर बीएलओ साहब, मुझे लगता है, भाई हम तो राय देने में हिचकते नहीं, मुझे लगता है कि अगर एफआईआर अज्ञात में होती है तो पहला नाम मैं सुझाव दे देता हूँ, पहला नाम मैं सुझा देता हूँ। बूथ नंबर 470, वही महादेवपुरा। ये बूथ नंबर 470 जो है, ये है मुन्नी रेड्डी गार्डन में। इसमें हाउस नंबर 35 है। हाउस नंबर ही लिखा जाता है, रूम नंबर नहीं लिखा जाता, क्योंकि होटल नहीं है, ये धर्मशाला भी नहीं है। तो हाउस नंबर लिखा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो हाउस नंबर में एक ही कमरा है, उसको रूम नंबर भी लिखा जाएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक कमरा है। उस कमरे का साइज 15 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 10 से 15 स्क्वायर फीट है। वो सब उस पे तो मैंने चर्चा कर ली थी। इसी में 80 लोग इसी में थे, इसी में 80 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। बड़ी बात यह है, इसके बीएलओ का नाम मुनि रत्ना है। बीएलओ से जो टीम गई थी तो बीएलओ से भी बात की। बेसिकली क्या है, ये बीएलओ से बात करके सच्चाई नहीं बताने का मकसद था। ये क्योंकि टास्क पूरा करना होता है ना,
तो ये टास्क पूरा करने के लिए जब 80 मिल गए वहां पर, तो उस पे लीपे कैसे, उसको गोमूत्र और गोबर से गाय के कैसे लीप के वहां का दुर्गंध खत्म करें, उसके लिए बीएलओ से पूछा। और बीएलओ के राय को आपने इसीलिए शायद ध्यान नहीं होगा, क्योंकि राय को सबने ऐसे छापा कि 80 बूथ वाले घर तक पहुंचे, लेकिन बीएलओ ने ऐसा कहा कि जैसे बीएलओ ने खारिज कर दिया, उस बीएलओ ही राष्ट्रपति हो गया। बीएलओ ने क्या कहा वो सुनिए। बीएलओ ने कहा कि ये जानकारी में आया है, इसके लिए मैंने ऊपर रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन जो प्रक्रियागत प्रोटोकॉल है उसके वजह से अब तक ये हटाए नहीं गए। पहला पॉइंट, प्रक्रियागत प्रोटोकॉल। अब ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके वजह से फर्जी मतदाता वोट डालने का अधिकारी हो जाए? फर्जी मतदाता वोट डालने का अधिकारी हो गया ना, और 1 महीने में 8 करोड़ लोगों का एसआईआर करवाने वाले चुनाव आयोग के पास 80 लोगों का जो है 80 फर्जी मतदाताओं का नाम हटाने का टाइम नहीं था। हेमंत भाई, 8 करोड़ का करके 1 महीने में एसआईआर, 80 लोगों का अभी वो प्रोटोकॉल चल रहा है, प्रोटोकॉल। तो इस बीएलओ का नाम इसलिए बता रहे हैं तो क्योंकि ये बीएलओ ये मतलब अव्वल दर्जे का होगा, ये जो भी होगा ये मुनीरत्ना ये अव्वल दर्जे का होगा। इन अंदर से हाफ वही खाकी, तो ये जो है अव्वल दर्जे का होगा। दूसरा क्या कहा इसने, कहा बेसिकली यहाँ पर जो इलाका है यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड और ऐसे जॉब के लिए आते हैं, तो वो रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल वोटर आईडी के लिए करते हैं, रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कर लिया होगा। तो नहीं, मैं कुछ और तकनीकी में नहीं जाता हेमंत भाई, तो बीएलओ का क्या काम है? ये बात अगर ज्ञानेश कुमार कहता तो एक बार हम मान लेते कि ज्ञानेश कुमार तो वेरीफाई करने नहीं जाएंगे, हैं? बीएलओ का काम ही तुम्हारा है, तुम भी मोदी जैसे बतियाने लगोगे। इसीलिए कर रहा हूं, पहला पहला नाम इसी का होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं लोग तो करा, वैसे हो गया। उसके बाद क्या कहा, उसने खुद कहा कि इस मकान में रहने वाले लोग जो थे, वो बहुत सारे लोग आए गए, किराए पे आते थे, रेंट एग्रीमेंट पे चले जाते थे। 80 जो यहाँ पर मतदाता हैं, इनमें से बहुत सारे उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में वापस जा चुके हैं, लेकिन वो मतदान करने आते हैं। अब ये भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति बता दे, अपने होम स्टेट में जाता है आदमी मतदान करने, और वो भी खासकर विधायक और सांसद से ज्यादा प्रधानी के चुनाव में, गांव के प्रधान के चुनाव में जाता है, क्योंकि प्रधान के उम्मीदवार पैसा दे बुलाते हैं, ठीक, कि आओ भैया एक एक वोट की कीमत है, हमारा मतदाता कौन है उसे पता होता है गांव में, प्रधान के मुखिया के चुनाव में। वो बिहार से जहां पर एक कमरा लेके किराए पे कभी किसी जमाने में थे, वो बिहार और उड़ीसा से आते हैं वोट डालने वहां। इस बीएलओ स्पेशल, मैं मुनीर रत्ना के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन करता हूं राहुल गांधी कि या तो इसको डिप्टी सीएम बना दे शिव कुमार के साथ, और नहीं तो इसी से सारी गवाही अकेले देगा। ये तोता जैसे बोलेगा, तोता जैसे, पट्टू जैसे बोलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद अगला तर्क सुनिए, मैं सारे तर्क बता रहा हूं, जिसको गोदी मीडिया ने एज इट इज छाप दिया ये लिख करके कि बीएलओ ने 80 मतदाता थे, लेकिन बीएलओ ने ऐसा बता दिया। बीएलओ ने बता दिया जैसे बाबा साहेब ने बता दिया हो कि यही अब संविधान है। अगला इसने क्या पॉइंट कहा हेमंत भाई, इसमें से कुछ मतदाता ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे वोटर आईडी की जरूरत है और मैं अपना नाम नहीं कटवाना चाहता हूं। सोच लो बस, अगर इस मुनीरत्ना को दाऊद इब्राहिम कह दे कि मुझे वोटर आईडी की जरूरत है मुनीरत्ना जी, मुझे चाहिए, जरूरत है, तो कहेगा दाऊद इब्राहिम मतदाता हो जाए, क्योंकि उनको जरूरत है भाई, जरूरत है उनको, ये हाफिज सईद को दे देगा। इसके तर्क मैं बता रहा हूं, जिस इंडिया टुडे की टीम गई थी उसका एक एक पॉइंट जो उसने लिखा है, जो छापा इंडिया टुडे, वही बता रहा हूं। अब आप कल्पना करिए हेमंत भाई, और बाकायदे स्क्रीनशॉट रख के मैं बैठा हूं कि चुनाव आयोग जैसे अगर ईपीआईसी डिलीट करने टाइप की खबर डिलीट करें तो अमित मालविया नहीं हूं मैं, ये खबर डिलीट करने के बाद वहां पे लिखे नो लॉन्गर, हाँ अवेलेबल, नो लॉन्गर अवेलेबल। हाँ, स्क्रीनशॉट है हमारे पास, ठीक।
ये बताइए, ऐसा बीएलओ है ये, ऐसा बीएलओ, इनको बहुत अगर ऐसा हो जाए तो ये तोता जी से बोलेगा सर। जरा आप एमपी वाला भी खोल दीजिए, तब समराइज करें कार्यक्रम। आशीष भाई, जो ये चीज आज आपने यहाँ पकड़ी है, ये देखिए मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड कार्ड, 100 देखिए आप, एक के घर में। अब फर्जी नामों का वेरिफिकेशन होगा। चंबल में सर्वाधिक फर्जीवाड़ा, निगमों में ग्वालियर, और ये सारी की सारी लिस्ट है। 1696 पते ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये अब याद आ रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में क्यों नहीं याद आया, वहां एसआईआर क्यों नहीं कराई गई पहले, जो आप बिहार में कराने जा रहे हो। ये सारे सवाल उठेंगे। और जो यहाँ पर तो एक ऐसा बंदा मिला कि जिसके 42 बच्चे हैं या 37 बच्चे हैं, और सारों की एज एक एक साल में 3-3 बच्चे भी हुए, वो भी लिस्ट आपने देखी होगी सुबह से। तो तमाम तरह की चीजें बेसिकली। आशीष भाई, ये पूरे का पूरा मामला, इसको ऐसे मत देखिए आप। 2014 के बाद जो ये पन्ना प्रमुखों का पूरा कंसेप्ट आया है, आज मैंने सुबह किसी से बात की, हुआ क्या है ग्राउंड पे वो समझिएगा। आप बिहार में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्रास रूट के आदमी हैं, बिहार में ये क्यों एक्सपोज हुआ, बिहार में एक्सपोज भी हुआ ये जो अजीत अंजुम भाई ने किया वहां जाके मौके में। कोई बीएलओ किसी के घर नहीं जा रहा, लंबे समय से कोई नहीं जा रहा। और अपोजिशन पार्टियों के पास ना तो मैन पावर बची है, ना कार्डर बचा है, सत्ता है ही नहीं लगातार लंबे समय से, ना रिसोर्सेज है। तो वो क्या करते हैं, जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठा रखे हैं हर एक बूथ वाइज, वो काम ही नहीं करते। और बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है, वो पूरे 5 साल तक, आपको पता है, वो एक पन्ना प्रमुख नहीं है, वो मोदी की वार फाइटिंग मशीनरी का एक प्रीपेड बंदा है, इकोसिस्टम का आदमी, प्लस आरएसएस। बीएलओ का सारा काम ये लोग कर रहे हैं। बीएलओ को जाके क्या कटवाना है, क्या जुड़वाना है, हाउस नंबर 0 वाले, आप ये बताइए ना। ये कंसेप्ट किसी आइसोलेटेड एक कंस्टिट्यूंसी महादेवपुरा में हो सकता है, हाउस नंबर 0। ये आपको मध्य प्रदेश में भी मिल गया, बिहार में भी मिल गया, बंगाल में भी मिल गया। डबल एपिक कार्ड हर स्टेट में मिल रहे हैं। ये ऐसे ही हो गया क्या? ये एक पैटर्न है शीश भाई, और ये पैटर्न है जो स्टैंडर्डाइज कर दिया है। फादर्स नेम फादर, फादर्स नेम XYD, फादर्स नेम, आपने तमाम नाम देखे, राहुल गांधी ने पढ़ के दिखाए, वो हर एक स्टेट में सेम है। हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 00, हाउस नंबर 000, फादर का नाम न्यूमेरिक में। आप सोच सकते हैं, तो अकेले महादेवपुरा में होता तो आप मान लेते। बिहार में भी यही मिला, अपने बंगाल में भी यही मिला, किसी स्टेट में चेक कर लीजिए यही मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीएलओज काम नहीं करते, उनका काम ये लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। बाकी अपोजिशन की पार्टियों के पास ना मैन पावर है, ना रिसोर्सेज है, ना इंटरेस्ट है। भाई जब आप सत्ता में नहीं हो, मैं आपका बूथ लेवल एजेंट हूं, मैं क्यों काम करूं? ठीक है, जो हो रहा है ठीक, झोला उठा लूंगा चुनाव की वोटिंग वाले दिन, बात खत्म होगी। इसकी रूट कॉज ये है, इसको समझिए आप। इसलिए मैंने ये कहा कि अगर महादेवपुरा में इस मामले की जांच होगी, 15 दिन से ऊपर नहीं लगेंगे, माफ कीजिएगा। सारे के सारे बीएलओ ये बताएंगे कि उनको ये लिस्टें किसने दी थी, जिनके अंदर एक पैटर्न है, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 00, हाउस नंबर 000, कई कई जगह वोट, 4-4 बूथों पर वोट एक ही कंस्टिट्यूंसी में, और वही पैटर्न दूसरी स्टेट्स का। और कमाल देखिएगा, बंगाल के अंदर वोटर कहां के पकड़े गए? हरियाणा के पकड़े गए ना, ममता ने पकड़े। उनका डेलीगेशन एमपीज का किससे मिला? ज्ञानेश गुप्ता से। ज्ञानेश गुप्ता ने क्या कहा? 3 महीने में ठीक कर देंगे। उस पर आज तक कोई रेफरेंस बैक नहीं है। ध्यान रखिएगा, आज सुबह जब आपने कहा कि इस पर चर्चा करेंगे, तो मैंने ये पता किया कि ये मामला क्या है। तो सिंपल चीज समझ लीजिए, आरएसएस बीजेपी के पास कंप्लीट ये है कि कहां पर कौन सा फर्जी वोटर किस स्टेट में आपका है। और जब चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाता है, तो कभी ध्यान रखिएगा, जैसे वो श्रीवास्तव पकड़ा गया बेंगलोर में, उसके वोट कहां कहां है? बेंगलोर, लखनऊ, बनारस, वाराणसी, यही ना? तो कभी भी देखिएगा, जो ये अपने बेंगलोर का और बनारस का एक दिन वोट नहीं होगा। उनको ये पता है कि हमने वोटर कहां का प्लांट कर रखे, तो जिस एरिया के वोटर हैं उसका फेस अलग होगा, ताकि वोटर आके वोट डाल सके। ये है फिनोमेना। और ये सारे का सारा मामला आप समझिए, चुनाव आयोग इनमें से किसी की मेरिट पे बात नहीं कर रहा। जो राहुल गांधी ने 5 चीज पकड़ी, उनमें से किसी भी चीज को उसने नहीं पकड़ा, ना स्वीकारा, ना खारिज किया। खेल समझिए क्या है, इसका टेक्निकल चीज देखिए जो किसी ने बताई नहीं अब तक। वो एफिडेविट क्यों मांग रहा है? इसमें कानूनी पेच है आशीष भाई। और कानूनी पेच क्या है? जो चुनाव आयोग है उसके पास, आपको पता है, क्वासी जुडिशियल पावर्स भी, अर्ध न्यायिक पावर्स जिसको बोलते हैं। वो क्या करना चाह रहा है? उसको अधिकार है कि वो निर्वाचन अधिकारी, चाहे वो बीएलओ हो, चाहे जितने भी टॉप दिलाओ, जितने भी अधिकारियों, वोटिंग में गड़बड़ी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। ये उसका अधिकार क्षेत्र है, इसका चुनाव आयोग का।
वह एफिडेविट लेकर खुद को दंडाधिकारी बनाए रखना चाहता है। एफिडेविट ले लो राहुल गांधी का, उसको, ताकि मेरे पास सारी बॉल मेरे कोर्ट में रहे, दूसरों के खिलाफ करने का दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, इसका तमाशा रचूं और स्वयं को साफ सुथरा दिखता रहूं कि हाँ मैं तो विचार कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं बात को? क्वासी जुडिशियल पावर्स है, उसकी आड़ देकर के पहले तो राहुल गांधी मुझे एफिडेविट दे, फिर मैं उसकी जांच करूं, उसकी 1,249 जैसा आपने कहा वो ठीक मिल जाए और एक गलत मिल जाए, उस पर टांग दूं उसकी। 1,249 का कुछ नहीं, जबकि अपराध में हकीकत में तमाशा रचना चाह रहा है साफ सुथरा देखने के लिए। जो कुछ आपने महादेवपुरा में पकड़ा या जो ममता ने पकड़ा है, जो मध्य प्रदेश में आपने दिखाया, इस सारे में क्या है कि चुनाव आयोग इज ए पार्टी टू दिस, वो इसका हिस्सा है पूरे के पूरे उसका। तो हाँ, तो इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी या चुनाव आयोग की? जिस जो गलती चोर जिसमें चुनाव आयोग खुद है, वो अपनी सुनवाई खुद ही करेगा। गोगोई हो गया वो। ये विशेषाधिकार केवल गोगोई साहब को था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए वो अपनी सुनवाई कर सके। नहीं हेमंत भाई, ये चुनाव आयोग कई बार गोगोई बन चुका है। अभी हाल में ही आपको याद होगा, शायद आपने भी मुझे वो किया था, पन्ना भेजा था। महाराष्ट्र में 14 शायद सीटों पर अलग अलग वो थे, जो है प्रत्याशियों की तरफ से आवेदन थे कि मिलान वाले जो मैचिंग का और वेरीफाई करते, उस पर जो महाराष्ट्र का सीईओ है उसने जांच करके ज्ञानेश कुमार को रिपोर्ट भेजी कि नहीं हमने 14 जगह चेक कर लिया, सब ओके है। तो उस दिन मैंने शायद किया भी था एक कार्यक्रम कि गोगोई अब तो गली गली गोगोई घूमेंगे। मतलब जो मोदी के साथ है वही गोगोई है। आप पे आरोप है, जांच कर लीजिए। अब मैं मामला अलग नहीं तो बोल देता, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया जो जो सालों फरार रहा, जिसकी फोटो नहीं थी पुलिस के पास, सबसे बड़ा माफिया, देश का सबसे बड़ा माफिया, आज की तारीख में पूरा परिवार सम्मानित है, पत्नी एमएलसी, भाई भतीजा एमएलए, और खुद भी अभी ताल ठोक रहा है वो चुनाव लड़ने। साम्राज्य है पूरा। तो बेसिकली गली गली को गोई बना देंगे, गली गली को गोई। और उससे भी बड़ी बात एक है जो आपने कहा ना कि ये अर्ध न्यायिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके मामले को खींच लेना, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं, क्योंकि ये काम करता आ रहा है, ये भी काम करता रहा है चुनाव आयोग। जब जिस मामले में नोटिस जारी किया उस सामने से जवाब ले लिया, जैसे एफिडेविट आ गया, तो क्या कहेगा, अब जांच जारी है ना भाई, 1,250,000 से जांच जारी है। 2022 में एक बार मैंने बताया था, 2022 में अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया नतीजों के बाद कि जो भी समाजवादी पार्टी के मतदाता थे, वो तो पता होता है सबको, वही उसी फॉर्मूले पे काम ही करता है पन्ना प्रमुख, उनका नाम काट दिया गया। चुनाव आयोग तत्काल नोटिस जारी कर दिया, उसे लगा कि अच्छा हवा हवाई लोग क्या साबित करेंगे। 18,000 प्रमाण जो है 18,000 मतदाताओं का जमा कर दिया। 22-25 सन्नाटा। घूमते ममता आपने अभी एग्जाम्पल दे दिया कि डेट तो गुजर गई, कहा कुछ नहीं, इसीलिए एफिडेविट मांग रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, कल शाम में आपने रात में 7:30-8 बजे के आसपास एक लाइन से, क्योंकि मेरे सामने मैं 25 पोर्टल एक लाइन से खोल के रखता हूँ, जितना देश के अखबार और मीडिया हाउस, सबके पता है टॉप खबर क्या थी? पुरानी शराब में नई बोतल, नई क्या, पुरानी बोतल में नई शराब, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को रगड़ दिया, तीखा पलटवार। अच्छा ये बताओ, बेशर्मों को ये टाइप किए होंगे लाइन, उनको पूछना चाहिए था कि ऐसे रगड़ा जाता है, हैं? राहुल गांधी ने जितने सवाल पूछे, एक इस मकान में 80 हैं, मीडिया रिपोर्टर पहुंच गया, इस मकान में 80 हैं, बियर बार में 100 मतदाता हैं, जितने मतलब ये ऐसे ऐसे 0 नंबर मकान नंबर फलाना आदित्य श्रीवास्तव, दुनिया भर के। उसका जवाब सामने वाला क्या दे रहा है? संवैधानिक संस्था है, वो मुशायरे में नहीं बैठा है, मुशायरे में नहीं बैठा है ना, संवैधानिक संस्था है। कह रही है राहुल गांधी के आरोप पुरानी बोतल में नई शराब। अब इनका अगर पब्लिक मतलब सार्वजनिक रूप से सम्मान न हो तो इनके साथ और क्या किया जाए? इनका सार्वजनिक सम्मान समारोह करना चाहिए, बताओ ना। चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने अब तक एक भी शब्द ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला है। 48 घंटे बीत जाने के बाद सब कुछ आपकी प्रिय एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक है। वो कौन सूत्र है, वो कौन मूत्र है, वो आप भी जानते हैं सारी चीजें।
सवाल ये नहीं है आशीष भाई, सवाल इससे बड़ा सवाल है जिसको हमें छोड़ के जाना चाहिए। और वो इस पूरी बहस का लब्बो लुआब ये है कि जो सुनवाई कोर्ट में जाने की बात है उसको चुनाव आयोग अपने पास खींचना चाहता है। और पूरी भाजपा के नेता इसका जवाब दे, जो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है उसका जवाब कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल, पोमेरियंस। ये क्यों दे रहे हैं? इस लार्जर प्रोजेक्ट को आशीष भाई दर्शकों को समझना होगा, और वो जरूरी है, मेरा आपका दायित्व है कम से कम कि हम दर्शकों के सामने उनके आगाह कर दें कि ये खेल क्या हो रहा है। मोदी जी ने पूरे 11 साल में, 11.25 साल में इस देश के अंदर एक नई परंपरा कायम करने की कोशिश की है। वो है अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, अनअकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसको आप कहते हैं अनुत्तरदायित्व वाला शासन। कोई उत्तरदायी नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि ये सरकार ने नॉर्मल बना दिया कि देश में कुछ भी होता रहे, बड़े से बड़े कांड हो जाए, कोई संवैधानिक संस्था को जवाब देने की जरूरत नहीं। संवैधानिक संस्था हो तो वैसे जवाब ना दे। कोई ईडी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट बदमाश या कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क ना पड़े, किसी चीज का जवाब। ये चीज उन्होंने उसको नया नॉर्मल के तौर पर बढ़ा दिया। मैं आपके सामने चंद सवाल छोड़ के जा रहा हूं। क्या देश को मणिपुर का जवाब मिल गया? क्या पाकिस्तान के साथ टकराव का पूरा विवरण मिल गया? अब तो संसद में बहस भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर का कितना विवरण मिल गया? आज आर्मी एयरफोर्स चीफ खड़े होकर कह रहे हैं बंगलोर में कि हमने 5 जहाज पाकिस्तान के गिराए थे। ये बात बताने में 89 दिन लग गए आपको। अच्छी बात है, बधाई, भारतीय वायुसेना को बधाई, 89 दिन बाद आपने बता दिया। लेकिन 89 दिन बाद ये नहीं बताया कि हमारे कितने गिरे थे। पार्लियामेंट में बहस भी होगी सारी बात। तो जो जो सूट करता है, आज क्यों बताया एयर चीफ ने, उसको भी समझ लीजिए। मैं आपको 2 दिन से कह रहा था कि राष्ट्रवाद की कोई पुड़िया निकाली जाने वाली, तो आज फिर वायुसेना को आगे खड़ा कर दिया कि वायुसेना चीफ कह रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? स्पेसिफिकली कहा कि सरकार की तरफ से हमें अभी खुली छूट थी। ध्यान से सुनिएगा, सरकार की तरफ से हमें खुली छूट थी। मैं चाहूंगा वो दिखा भी दीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था आपको। सरकार की तरफ से हमें खुली छूट थी। और कई ये बात सीडीएस ने क्या कहा था कि रणनीतिक तौर पे हमने रिव्यू किया था। सीडीएस ने कहा, याद है, जहाज गिरे रणनीतिक तौर पे, फिर हमने रिव्यू किया, हम 10 को फेर उड़े, हमने जो। और जो हमारे इंडोनेशिया में वो थे, जो डिफेंस अटैची थे, उन्होंने क्या कहा कि सरकार ने हमें मना किया था कि पाकिस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करें। तो आज ये नई चीज आई, पाकिस्तान वाली एयरफोर्स ने उनके गिराए, बहुत अच्छी बात है, गिराने ही चाहिए। उनकी एयरबेसिस हिट की है, बहुत अच्छी बात, हम तो कह ही रहे थे। लेकिन पूरी पार्लियामेंट में जब बहस हुई तब क्यों नहीं बताया ये? या अभी गिराए कि ये तो बात 10 तारीख की है, 10 मई की है, आज आप 9 अगस्त में। केवल मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, बाकी दर्शक समझदार है। उसके बाद अमित शाह या बीजेपी के विषय पर एकाएक रात को फैसला आता है 24 तारीख को कि बिहार के अंदर एसआईआर होगा 1 महीने की नोटिस पे। कितने सवाल जवाब हुए, जो कुछ हुआ, सारा महीना भी पूरा हो गया, अजीत अंजुम जय ना के सारा वो कर दिया, सब कुछ खोल दिया। कहीं कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया? किसी बात आया? कहीं महाराष्ट्र को लेके, दिल्ली को लेके, हरियाणा को लेके, किसी पे सारी दुनिया चीख रही है वहां ये हुआ, ये कोई जवाब आया आज तक? चुनाव आयोग का जो व्यवहार है, एक स्वेच्छाचारी राजनीतिक पार्टी नहीं होती जैसे किसी के साथ लगी, केवल उस जैसा है। अपनी साख को तो छोड़िए, उसे अपनी अकाउंटेबिलिटी की भी चिंता नहीं बची कि मेरे देश के प्रति जवाब देइए भाई, लोगों के प्रति जवाब देइए। ना उसे जनविरोध का डर है, ना अपनी क्रेडिबिलिटी का डर है, ना अपने अकाउंटेबिलिटी का वो है कि संविधान के प्रति क्या दायित्व है, ना उसको सुप्रीम कोर्ट का डर है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, भाई आधार कार्ड, भाई एपिक, भाई राशन कार्ड, मना कर दिया। क्या हो गया चुनाव आयोग? पूरा विपक्ष 21 जुलाई से खड़ा है, रोज धरने प्रदर्शन कर रहा है, उसमें पार्लियामेंट में इजाजत नहीं। ऐसे बीसियों केस में गिना सकता हूं आपको जिसके ऊपर संसद में बहस हुई है चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर के, चुनाव सुधारों को लेकर के, तमाम चीजों पर। तो मोदी जी ने जो बनाया है आशीष भाई, वो अरे भैया, कंप्लीटली। मैं एक लाइन रोक देता हूँ बस। एक चुनाव आयुक्त अपना मन का बनाने के लिए संसद में तो कानून लाए थे, हैं? कि यूएन में लाए थे? आप अपने पसंद का वहां पर काठ का उल्लू बैठाने के लिए, स्टाम्प, रबर स्टाम्प बैठाने के लिए कानून संसद में ही लाओगे, और उसी के कृत्यों की चर्चा संसद में नहीं होने दोगे। वाह! और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो सबसे खतरनाक बात है चुनाव आयोग का, मैंने एक इशारा किया, आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, एक जज के यहाँ नोट जलते हुए पकड़े गए। क्या हुआ उसका? उपराष्ट्रपति से लेकर सबने दाढ़ मार ली, ये कर लिया, वो कर लिया। एक जज विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में जाकर के, उसके फंक्शन में जाकर के क्या कहता है?
एक जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परसों क्या कहा कि इसका सारे का सारा वो केस काम विड्रॉ कर लिया जाए। पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से इकट्ठा हो जाते 13 जज, और कल सुप्रीम कोर्ट की वही बेंच उस केस को रिकॉल करके उसको पे ठीक कर लेती है। यानी कि स्वच्छंदता उस लेवल तक चली गई है। और ये वैसे नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं। दिस इज विद ए डिजाइन। सबकी फॉल्ट लाइंस पकड़ लो और फिर उन फॉल्ट लाइंस के साथ खेलो। नहीं तो क्या कारण है कि जब गोगोई आए थे और जब गोगोई गए, क्या फर्क पड़ गया था? जब आए गोगोई तब क्या तेवर थे, और जब गए जब क्या बचा? चंद्रचूड़ कहां से कहां, और तमाम गिन लीजिए जो प्रशांत दुष्यंत दवे साहब ने जो लिस्ट बताई कि इन जजों ने मोदी के दबाव में आकर के क्या, तो वो ऐसे नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं थी आशीष भाई, 47 से लेकर के 2025 तक जो उनका रोल रहा, उसको एकदम रिवर्स करने की एक साजिश चल रही है, ताकि सब स्वच्छंद हो जाए, सब अनअकाउंटेबल हो जाए, और फिर सरकार जैसे चाहे उनकी चूड़ियों को मरोड़ सके। ये देश उस दिशा में जा रहा है। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट। बिल्कुल, गोगोई का तो छोड़ दीजिए, वो तो शतरंज की बिसात पे पता है ना 2.5 घर कौन चलता है? 2.5 घर, 2.5 चाल। तो जब आए थे तो 2.5 चाल चलते थे, और जब गए तो 1.25 चाल पे गए। हाँ, तो अब नहीं बाकी बताएंगे कि 2.5 चाल वाला समझ ही रहे हैं लोग, 1.25 चाल वाला बताने की जरूरत नहीं है। ये कुल मिला-जुला करके ये सारा कुछ जितना फर्जीवाड़ा और कुकृत्य है, इसको छिपाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रवाद की अगली ईएमआई। बस। भारत में राष्ट्रवाद की ईएमआई है, और इस ईएमआई में तारीख, महीना, जैसे बाकी हम लोग किस्तें देते हैं तो होता है फिक्स कि हर महीने की 5 तारीख को, हर महीने 25 तारीख को। राष्ट्रवाद की ईएमआई के लिए 2 बैंकर हैं, मोदी और शाह। वो बता देते हैं कि अब वो 3 महीने तक कोई किस्त नहीं देना है, इस महीने देना है किस्त। तो अगली ईएमआई आ जाती है राष्ट्रवाद की, और उसके बाद देश झूमने लगता है कि राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, चलो उठाओ 2 ईंट हम भी लगा देते हैं। तो लगाइए 2-2 ईंट, फर्जीवाड़े की ईंटें हैं, और ये करप्शन की, लोकतंत्र और संविधान, ये जो आप ईंटें लगा रहे हैं ना जिस निर्माण में, आपको पता नहीं है कि जो दीवार आप उठा रहे हैं, उस दीवार के नीचे संविधान और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दोनों दफन हो रहे हैं, दोनों दफन हो, उसी दीवार से घेरा जा रहा है। इजाज़त दीजिए हमें, फिर आएँगे हम अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।